हेलो वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप? इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद हम मेन वीडियो पे आते हैं। मेरा नाम योगी जोशी है और मैं अनअकैडमी पे आईटी जैम में केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी ऐप पे जा सकते हो और आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे नाम को सर्च करके। अनअकैडमी पे मैं दो टाइप के क्लासेस लेता हूँ मेनली। सबसे पहले हम प्लस क्लासेस में लेता हूँ, जहाँ पर मैं एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आईटी जैम का एग्जाम होने वाला है, जिस भी ईयर में आप देने वाले हो, उसके अलग अलग कोर्सेज जो हमारे लॉन्च होते हैं, मैं उन कोर्सेज में प्लस क्लासेस लेता हूँ। मेरे क्लासेस यूजुअली मॉर्निंग में होते हैं, 7:15 या 7 AM से मेरे लेक्चर स्टार्ट होते हैं और आप मेरे पास वहाँ मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं आप जैसे जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनको मैं ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और हमारे जो फिजिकल की क्लासेस होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो इस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं, जहाँ पर आप मुझसे चैट कर सकते हो, आप मुझसे आके अपने सवाल पूछ सकते हो, लाइव लेक्चर के दौरान इंटरैक्ट कर सकते हो। अपना हाथ ऊपर उठा के दर्जन हैंड रेज ऑप्शन वहाँ पे है, आप अपना हाथ ऊपर उठा के मुझसे ऑडियो पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये जो प्लस क्लासेस होते हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी का, आईटी जैम कैटेगरी का, जिस भी बैच में आप एनरोल होना चाहते हो। और वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको मेरी प्लस की जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे स्पेशल क्लासेस में, जो कि फ्री हैं सबके लिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लोग मेरे स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा, आइएगा, देखिएगा, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप मेरे साथ प्लस कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। जो स्पेशल क्लासेस है वो भी मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएंगी। आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे स्पेशल क्लासेस का पूरा आने वाली स्पेशल क्लासेस और इससे पहले जितनी भी स्पेशल क्लासेस हुई हैं वो सब आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जब भी आप प्लस ज्वाइन करना चाहोगे, जब भी आप मेरे साथ प्लस कोर्स में आना चाहोगे, आपको वहाँ पे मैं एक कोड दे देता हूँ, जिस कोड को यूज़ करने के बाद उस समय जो भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा होगा वो डिस्काउंट ऑफर आपको मिल जाएगा। और वो कोड है मेरा नाम, दैट इज योगी सर। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। इस कोड को यूज़ करने के बाद आप किसी भी कैटेगरी में, आईटी जैम हो, CSIR नेट हो, गेट हो, IIT JEE हो या नीट हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप मेरा ये कोड या कूपन कोड अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे जो भी उस समय का डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए आते हैं मेन वीडियो पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आईटी जैम 2025 का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। गिन चुन के हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप देखो, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वी आर इन दी मंथ ऑफ सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं। अब यूजुअली पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ये 3 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। एंड ट्रस्ट में, ये 3 बहुत कॉमन मिस्टेक हैं जो हर बच्चा करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये 3 कॉमन मिस्टेक्स की वजह से उसका रैंक कहीं ना कहीं लास्ट 5 महीनों की प्रिपरेशन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो अवेयर होते हैं, जिनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ये प्रॉब्लम्स को नहीं करते हैं या इन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं एंड वो एक अच्छे रैंक के साथ पास हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा वो 3 कौन सी सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जो आप लोगों को नहीं करनी है। एंड ट्रस्ट में, ये 3 कॉमन प्रॉब्लम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बाई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इतने पिछले 5 साल में मैंने ना जाने कितने बच्चों को ट्रेन किया है, कितने बच्चों को मॉनिटर किया है, कितने बच्चों को मेंटर किया है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये 3 मिस्टेक्स होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं, कमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रैंक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सबसे पहली मिस्टेक हमारे पास आती है रेफरेंस बुक। देखिए, लोगों को लगता है कि अगर हम आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक्स में से पढ़ना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इसका रीजन ये होता है कि आप देखिए, IIT JEE नीट की जब आप तैयारी करते हो तो आप लोगों के पास बुक्स होती हैं, आपके पास रेफरेंस बुक्स होती हैं। फिजिक्स के लिए आपके पास बुक्स है, केमिस्ट्री के लिए आपके पास अलग बुक होती है, आप NCERT रेफर कर लेते हो। बट हमारी ये मेंटेलिटी हो गई है कि ग्रेजुएशन में आने के बाद आपको अलग अलग रेफरेंस बुक रेफर करनी पड़ती है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग आएगी, ऑर्गेनिक के लिए अलग आएगी, इनऑर्गेनिक के लिए अलग आएगी। कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं है हमारे पास। सो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम सबको ऐसा एक माइंडसेट हमारा बन गया है कि अगर हमें आईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है या BSc MSc से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो हमें रेफरेंस बुक के पास ही जाना पड़ेगा। अब आपको एक बात बता दो, जितनी भी रेफरेंस बुक होती हैं यार, वो आईटी जैम के लिए तो सिर्फ बनेंगी नहीं, या वो सिर्फ CSIR नेट के लिए बनेंगी। रेफरेंस बुक होती है। रेफरेंस बुक एक बच्चा, अगर आप BSc के फर्स्ट ईयर में अगर आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हो, वही रेफरेंस बुक MSc तक चलती है। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, अगर मैं आपसे कहता हूँ पूरी शर्मा पठानी एक बहुत अच्छी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो पूरी शर्मा पठानी में सिर्फ आईटी जैम का नहीं दिया हुआ है, उसमें इवन MSc लेवल तक का भी कंटेंट अंदर प्रेजेंट होगा। तो मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा जब वो प्रिपरेशन करते हैं, अब भी मेरे पास मैसेज आते हैं, सर रेफरेंस बुक बता दो, आप ऐसे कोई रेफरेंस बुक बता दो जहां से हम ये चैप्टर कवर अप कर लेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे। अगर रेफरेंस बुक से पढ़ के पढ़ाई हो जाती तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बुक बता देता हूँ, क्लेडन। क्या आप पूरी क्लेडन को पढ़ सकते हो? क्या क्लेडन के अंदर दिया हुआ जो सब कुछ है वो आईटी जैम के लिए? आईटी जैम का सब कुछ क्लेडन के अंदर है, पर क्लेडन में सिर्फ आईटी जैम का नहीं है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे कंटेंट, ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म है, ऐसे बहुत सारे
नेम रिएक्शन है, कैरोथर्म है, जो हमारे आईटीजेम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आते ही नहीं है। तो रेफरेंस बुक रेफर करना अच्छी बात है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज आनी चाहिए कि हाँ रेफरेंस बुक आप पढ़ोगे तो 4 नई चीज़ें पढ़ते हो। बट जब आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आईटीजेम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे कोई स्पेसिफाइड रेफरेंस बुक नहीं है, वहाँ पे आपको रेफरेंस बुक्स को अवॉइड करना चाहिए। सवाल आएगा सर अगर रेफरेंस बुक रेफर नहीं करें तो हमें कोई चैप्टर पढ़ना है तो हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से उसके प्रिपरेशन करें। तो देखो इसका सिंपल सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, आप नोट्स रेफर कीजिए। देखो दुनिया भर की कोचिंग क्लासेस हैं, हम अनअकैडमी पे खुद पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी पे मैं मेंटरशिप का काम कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो प्राइवेट ऑथर्स में लिखी हुई हैं जो कि आईटीजेम के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती हैं। आप अगर कहीं पे कोचिंग ले रहे हो, आप कहीं पे पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जो नोट्स लिखाए जाते हैं, देखो हम जैसे टीचर्स क्या करते हैं, हमने इतने साल पढ़ाने के बाद हमको इतना समझ में आ चुका होता है कि कितना कंटेंट है जो आईटीजेम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कंटेंट है जो सीएसआई, अर्नेट या गेट के लिए आता है। तो हमने ना वो बाइफर्केशन किया हुआ है। तो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं हम आपको उतना ही पढ़ाएं जितना आईटीजेम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आप इस मोमेंट पे आने के बाद रेफरेंस बुक को अगर थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा रेफरेंस बुक्स आर नॉट गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट रेफरेंस बुक्स, दे आर गुड, पर ये अच्छी होती तब अगर आप इनको 2-3 साल पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, 1-1.5 साल पहले शुरू करते, तब अगर रेफरेंस बुक्स को रेफर करते। इस मोमेंट पे अगर आप रेफरेंस बुक को रेफर करोगे ना तो आपकी कोई बुक खत्म होगी पढ़ाई करके, क्योंकि बुक्स इतनी वास्ट होती है। मेरे पास खुद सारी बुक्स रखी हुई है, आई हैव ऑलमोस्ट एवरी बुक जो भी आप पढ़ते हो, सब फिजिकल कॉपीज है मेरे पास, बट रेफरेंस बुक्स आर नॉट डन। तो सबसे पहले आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप अभी फिलहाल रेफरेंस बुक से ना पढ़ेंगे, आप फिलहाल यूज करेंगे किसी भी कोचिंग क्लासेस का नोट्स हो गया, या आप जहां से पढ़ रहे हो, कहीं से तो आपने कोर्स लिया होगा, कहीं से लाइव जा रहे होगे, आप वहां पे जाके उनके नोट्स रेफर करोगे। ये आपका इस समय का सोल्यूशन होना चाहिए। अगर मुझे आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैं कैसे पढ़ूं। दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं वो है रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व। देखो मैंने नोटिस किया है बच्चे क्या करते हैं ना, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते हैं। उनको लगता है, अगर मैं एक सिलेबस आपको कंपेयर करूं मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ 22 चैप्टर्स हैं अगर सब कुछ स्प्लिट कर दिया जाए तो, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ 11 चैप्टर्स हैं आईटीजेम के सिलेबस में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहूँ आपको कुछ 13 चैप्टर्स हैं। तो यार इतने चैप्टर्स को कवर करना इतना आसान तो नहीं है इतने, और क्योंकि ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स होते हैं काफी वास्ट होते हैं, काफी बड़े होते हैं, बहुत सारा नया नया कंटेंट उसके अंदर आ जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आ जाती हैं। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिसंबर तक सिलेबस को स्ट्रेच करते हैं, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते हैं। अरे मेरा तो ये पढ़ के नहीं हुआ, अरे मेरा तो वो पढ़ के नहीं हुआ। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री के अगर मैं आपको चैप्टर्स बताऊं कितने हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अप्रॉक्स मतलब मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जो बेसिक्स वगैरह चैप्टर सब मिला लूं तो यूं समझ लो जो 20 चैप्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे ख्याल से कुछ 11 चैप्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे तो कुछ 13 चैप्टर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग हेट्रोसाइक्लिक एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्प्लिट करने के बाद। अब बच्चा कोशिश क्या करता है कि मैं 20 के 20 चैप्टर पढ़ूंगा, बच्चा क्या सोचता है मैं 11 के 11 चैप्टर पढ़ूंगा। नहीं, आपको ये नहीं करना। अगर आप ये करते जाओगे तो आपका सिलेबस कभी दिसंबर तक होगा ही नहीं। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर तक तो उनका चैप्टर्स ही खत्म नहीं होते हैं। अरे सर लिक्विड स्टेट रह गया, अरे सर वहां पे मेरा पेरिसाइक्लिक रह गया, यहाँ पे मेरा बायोमोलिक्यूल्स हो गया। इस चक्कर में वो रिवीजन नहीं कर पाते। आप सब कॉलेजेस जाते हो, आप सबके पास सेमेस्टर्स का एग्जाम है, प्रैक्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, कॉलेज की मजा मस्ती है, मौज मस्ती है, फ्रेंड सर्कल है, ये सबके बीच में आप थोड़ा बहुत आईटीजेम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रेगुलर कर रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम है, उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तो 1 साल से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। तो आपको रिविजन का टाइम नहीं मिलता। तो बच्चे क्या करते हैं कि मेरा तो सिलेबस पढ़ के हो गया, मैं आईटीजेम के लिए तैयार हूं। नहीं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, क्योंकि आपने वो एक बार पढ़ा, वो रिकॉल आपने नहीं किया। कल जब आप पेपर देने के लिए बैठोगे 3 घंटे के पेपर में, उस एक पर्टिकुलर चैप्टर से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे किसी भी चैप्टर से। उस समय वो फॉर्मूला या उस समय वो जो चीज है क्या वो आपकी बैक मेमोरी में बाय हार्ट हुई है? क्योंकि जब तक आप किसी चीज का रिवीजन नहीं करते हो, वो चीज आपको समझा है, आपने उस चैप्टर को समझ लिया है, आपको वो चैप्टर बाय हार्ट नहीं हुआ है। बाय हार्ट सिर्फ तब होता है जब आप उसका मल्टीपल रिवीजन करते हो, आप उसके मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करते हो। मैंने ये देखा है नोटिस बच्चों को करते हुए कि बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, मेरा डेरिवेशन करके हो गया, मेरा फॉर्मूला। पहली प्रॉब्लम यही है कि आईटीजेम के पेपर में कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछता, आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना। और फॉर्मूलाज रिवाइज करना मुझे नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट काम है। डेरिवेशन रिवाइज करना शायद डिफिकल्ट होता है जब आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हो या जब आप थ्योरी पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो। पर मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे कल को कहूँ पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो मैं ऐसा मानता हूँ पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 1 दिन में रिवाइज हो जाती है, क्योंकि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसमें थ्योरी आती होगी। सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर मैं आपसे कहूँ इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हार्डली 1 दिन में रिवाइज हो जाती है, क्योंकि आपको उसमें क्या बाय हार्ट करना है, कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बाय हार्ट करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने में टाइम लग सकता है, बट आप सोचिए जब अगर आप रिवीजन ही नहीं कर रहे
रहे हो, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो आप जब जिस दिन पेपर देने बैठोगे, आपने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, अब आपको खुद को याद नहीं आपने क्या क्या खाया है, आपने कितना कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। तो आपको सबसे पहले काम करना है रिवीजन। अब रिवीजन करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक टाइम टेबल बना दो रिवीजन करने का। मुझे नहीं लगता कोई टाइम टेबल बनाने की ऐसी जरूरत है। आप कोई भी हफ्ते में एक ऐसा दिन चूज कर लीजिए जिस दिन बैठ के आप जितना भी आपने अब तक पढ़ा है सब रिवाइज करोगे। अब रिवाइज करना क्या है? जब हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे तो हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं, एग्रीड। जब हम लाइव लेक्चर अभी अनअकैडमी भी बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं तो बहुत सारा डेरिवेशंस कराता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखवा देता हूँ जो कि जैम में डायरेक्टली पूछी नहीं जाती हैं। तो आपको पहले ये समझना है कि आपको जैम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखो, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 90% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट मिलेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? आप जब भी कोई चैप्टर खत्म करते हो, खत्म करने के बाद आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स मतलब डेफिनेशन नहीं लिखना है, डेरिवेशन नहीं लिखना है। जैसे कल को मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोहर्स मॉडल रिवाइज करना है, अब बोहर्स मॉडल रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि बोहर्स मॉडल में से इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूलेस को रिवाइज करने में कितना टाइम जाएगा? आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि बोहर्स रेडियस का डेरिवेशन कैसे आया, आपको कोई नहीं पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी का डेरिवेशन हमने कैसे निकाला, आपको कोई नहीं पूछ रहा है रेडबर्ग कांस्टेंट का डेरिवेशन हमने कैसे निकाला, कैसे निकाल के हमने, कोई नहीं पूछ रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसमें से कैसे आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ढूंढ के निकाल सकते हो, लाइमन बाल्मर पासन ब्रैकेट पी फंड क्या होता है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री को जब आपको रिवाइज करना है, 90% चैप्टर्स आपके पास ऐसे, 90 नहीं मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 100% चैप्टर्स ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन तो बड़ा आसान है। आप फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करके सोल्यूशन कॉलिगेटिव को ले लो, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिवाइज कर डालो। अब रिवाइज कैसे करोगे? पेपर लेके सिर्फ देखना नहीं है, पेपर लेके बैठना नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला है, नहीं। आपको एक काम करना है। अगर आज भी मैं जब आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखोगे मेरे पास ना, मैं हमेशा रद्दी के पेपर्स लेके बैठा रहता हूँ। आई हैव ऑल दिस रद्दी के पेपर्स जो आप अभी मेरे तो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं जब बैंक से, तो मैं उनको वन साइड अगर खाली होता है तो मैं उनको फाड़ के 2 पेज बना लेता हूँ। तो आपके पास भी ऐसी कुछ जर्नल्स होंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की या 12th स्टैंडर्ड की, या कुछ रद्दी के पेपर। आजकल तो मार्केट में ऐसी बुक भी आ गई जिनको हम प्रैक्टिस बुक्स कहते हैं। आपको करना क्या है? रिवीजन करने का सिंपल तरीका है, आप एक बुक लेकर, एक पेपर लेके बैठोगे और उस पेपर पे आप बिना देखे, जैसे मान लो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना है, आप वो सारे फॉर्मूले खुद से लिखने की कोशिश करो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो आपको बाय हार्ट है। डी ब्रोगली इक्वेशन से लेके हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक आपको सब कुछ लिखना है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ एनी गैस पार्टिकल का फॉर्मूला क्या है, आप VRMS का फॉर्मूला क्या है, V एवरेज का फॉर्मूला क्या है, ये खुद से, ये भी तो काइनेट KTG का है बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद से उस रद्दी के पेपर में लिखने की कोशिश करो। सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले खुद से लिखने की कोशिश करो बिना देखे। अगर आप बिना देखे अब लिख पा रहे हो, तब जाके कहीं आपको IIT एग्जाम के पेपर में जब उस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तब वो आपको रिकॉल होगा। अगर अभी आप उस फॉर्मूला को नहीं, देखने के बाद तो सब कुछ समझ में आता है, देखने के बाद तो मुझे भी पता है मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास। ये नया फॉर्मूला है मोलैरिटी, जिसको हम लैब फॉर्मूला कहते हैं। देखने के बाद तो मुझे भी याद रहता है, पर क्या ये फॉर्मूला बिना देखे जब मेरे को ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन बैठे हुए हैं, उसमें एक मोलैरिटी का क्वेश्चन आएगा, तब क्या ये फॉर्मूला मुझे वहां पर क्लिक होगा? ये क्लिक तभी होगा जब आपने उसको अपने हाथ से लिखा हो। याद रखना, जब भी कोई चीज आप हाथ से स्क्रिबल करते हो, स्क्रिबल वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में सेट हो जाती है। आप सिर्फ आंखों से देख रहे हो तो वो सिर्फ विजुअल आपने बाय हार्ट किया उसका, ठीक है, विजुअल आपने सिर्फ इमेजिन उसको देखा है, आपके ब्रेन में गया, आप भूल जाओगे उसको जब तक आप उसको लिख के स्क्रिबल नहीं करोगे नहीं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो एक ये तरीका मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कि आपको फॉर्मूलाज बैठ के लिखने हैं, जब भी टाइम मिले, फुर्सत मिले, रद्दी का पेपर लो और सारे फॉर्मूले लिख के प्रैक्टिस करो। तो फिर बात आता है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे रिवाइज करें? सर सेम अप्रोच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बदल लो। जैसे पीरियोडिक टेबल में क्या बाय हार्ट करना है, पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज बाय हार्ट करनी है, वो आप कहीं पे शॉर्ट में बना के रखो। जैसे मैं तो ऐसे बना के रखता हूँ, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर्स वगैरह याद रखने और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला है। तो जहां फॉर्मूले आते हैं वहां सिर्फ मेन फॉर्मूला लिख के रखो, जहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वहां पे उसका चार्ट बेस्ड कुछ चीज बना के रखो। ये अगर आप अप्रोच रखोगे तो जाके आप चैप्टर इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओगे। दूसरी बात है एमसीक्यू सॉल्विंग। अब एमसीक्यू सॉल्व हम कहां से करें? देखो ये एक बड़ा टॉपिक है, एमसीक्यू सॉल्विंग कहां से की जाए। फिलहाल मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूर स्टार्ट करें। अभी यहाँ पे एचएस वी डोंट हैव एनी बुक जहाँ पे हम चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज दे सकें। आईआईटी एग्जाम का ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, इवन सीएसआईआर नेट का, कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको कहाँ मिले। तो अगर आप
PYQs भी लगाते हो, अगर आप पिछले 5 साल के जैम के पेपर उठा लो, फिर उसके बाद आप CUET के पेपर उठा लो, CUET तो अभी चलो सबके लिए कॉमन हो गया, उससे पहले DU हुआ करता था, DU के उठा लो, उससे पहले BHU का अलग से पेपर होता था, BHU के उठा लो। अगर आप ये 4 पेपर भी उठा के सॉल्व करते हो तो भी आपको हर चैप्टर के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर ये सिलेबस सब एग्जाम्स का कॉमन है, सब एग्जाम में सेम चैप्टर्स आते हैं, आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेट और गेट के क्वेश्चन मत लगाना, फिलहाल आपके लिए वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तो BHU, DU, CUET, जैम के अगर आप PYQ भी सॉल्व करके रखते हो, चैप्टर वाइज अगर PYQ भी सॉल्व करके रखते हो, तो भी आपको बहुत प्रैक्टिस करने में हेल्प हो जाएगी। तो ये थी सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स यूजुअली कमिट करते हैं, रिवीजन नहीं करते और MCQ सॉल्व नहीं करते। कैसे रिवीजन करना है मैंने आपको बता दिया, कैसे MCQ सॉल्व करना है उसका भी मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप फिलहाल लास्ट के 5 मिनट में हम सिर्फ PYQ सॉल्व करके चले जाइए। तीसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है और जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है वो है मॉक टेस्ट। बच्चों को लगता है हमने पढ़ लिया, हमने PYQ सॉल्व कर लिया तो हम सीधा एग्जाम देने उतर जाएंगे। देखो सचिन तेंदुलकर के भी जब क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा नहीं होता था डायरेक्ट वो फाइनल मैच खेलने चले जाते थे, या डायरेक्ट सिर्फ मेन जिस दिन मैच होता था उसी दिन आते थे, मैच के बाद भी वो प्रैक्टिस करते थे। आपका अगर फरवरी में पेपर है तो क्या आपने फरवरी से पहले 3 घंटा बैठ के एक वन गो में 3 घंटे बैठने का सिटिंग कैपेसिटी आपने बनाया है? क्या आपने अपने ब्रेन को ये ट्रेन किया है कि किस तरीके से 3 घंटे में बैठना है? आप अब तक जितने PYQ सॉल्व करोगे तो चैप्टर वाइज करोगे। जैसे मान लो आज आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आपके ब्रेन को पता है ये सारे क्वेश्चन आएंगे आयोनिक के ही आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका ब्रेन क्या करेगा, वो सारे फॉर्मूले को रिफ्रेश कर देगा जो आयोनिक से रिलेटेड है, और आपका वर्किंग पैटर्न भी वही हो जाएगा। पर मजा तो तब आएगा ना जब आप 3 घंटे के पेपर में बैठोगे और आपको पता नहीं है अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। अगला क्वेश्चन हो सकता है फिजिकल का हो, अगला हो सकता है इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का हो। तब आपको वो इतने वैरायटी में से धुंधला धुंधला जो सब दिखेगा उसमें से रिकॉल करना है कि वो जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूला बेस्ड है, उसका फॉर्मूला क्या। और आपको 3 घंटा बैठना है। आप अभी जो PYQ प्रैक्टिस करते हो आप अपने हिसाब से बैठते हो, 10 क्वेश्चन कर लिए फिर उठ के चले गए। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, और अगर आप 25 अलग अलग क्वेश्चन में से 25 डिफरेंट क्वेश्चन में से अगर आप एक क्वेश्चन जो आएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक का उसका फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर सकते हो, तो आपका रिवीजन और आपका MCQ सॉल्विंग सब वेस्ट होगा। तो मॉक टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। अगर मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आता है लेटेस्ट से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, आप अगर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ, मतलब आपने रिवीजन करते समय ढंग से रिवाइज नहीं किया, ढंग से लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हार्डली उसमें या 2 या 3 क्वेश्चन होगा, अगर वो 2-3 क्वेश्चन भी के कॉन्सेप्ट्स आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका रिवीजन बेकार हुआ। तो मॉक टेस्ट हमको इनडायरेक्टली एक मिरर दिखाता है कि हम कितने तैयार हैं। अब अगर आप मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे, आप मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे दे सकते हो, कहीं और मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, अनअकैडमी पे ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। अब रिवीजन की जहां तक बात करूं, अनअकैडमी पे हम तो लास्ट में जाके क्रैश कोर्स भी लेते हैं, आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस बाद में जाके देख सकते हो। और मेरा खुद का जो पढ़ाने का अप्रोच अनअकैडमी पे रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही रहा। अब तक जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा है, मैंने कहीं पर भी कुछ बकवास, मैं इवन वहाँ लिख के देता हूँ, ये थ्योरी है, ये जैम के लिए आपको याद रखना है, ये जैम के लिए बाय हार्ट करो, ये थ्योरी है, इसको छोड़ दो, इसको सिर्फ सुनो समझो, बाकी चीजें छोड़ दो। तो आपका मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? क्या हम नवंबर में स्टार्ट करते हैं, क्या हम दिसंबर में स्टार्ट करते हैं? नहीं, मुझे लगता है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक बार आपका रिवीजन करके हो जाता है सब चैप्टर्स का, उसके बाद मॉक टेस्ट देना चाहिए। और मॉक टेस्ट देने का सही टाइम होता है दिसंबर, क्योंकि दिसंबर और फिर उसके बाद जैन, आपके पास 2 वक्त मिलते हैं, ये 2 महीने मिलते हैं आपके पास, 60 दिन मिलते हैं आपके पास। अगर दिसंबर से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, वहां आपको समझ में आएगा यार मॉक टेस्ट में तो मुझे 100 में से 20 नंबर भी नहीं मिल रहे हैं। वहां आपको समझ में आएगा मेरे ना GOC के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, बट मेरे ना पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ उनको। तो आप उन 2 महीने में एटलीस्ट जिन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप कर नहीं पा रहे हो, आपको जिनके कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहे हैं, आप उनको एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हो। तो मुझे लगता है आइडियल टाइम होना चाहिए दिसंबर से, जहां से आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। जनवरी आप मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो, वीकली एक मॉक टेस्ट दे दो, एक मॉक टेस्ट वीकली मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट होता है। अब ऐसे अगर आप देखो तो 8 हफ्ते आपको मिलेंगे, 4 दिसंबर में, 4 जनवरी में, 8 वीक्स, 8 मॉक टेस्ट, आई थिंक सो मोर देन सफिशिएंट होता है। अब मॉक टेस्ट आप कहीं और भी लगा सकते हो, आप अनअकैडमी पे दे सकते हो, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इट्स योर विश आपको कैसे करना है, बट मॉक टेस्ट जरूर देना। तो ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई। सबसे पहले रेफरेंस बुक्स रेफर नहीं करने हैं आज के टाइम पे, रिवीजन और MCQ सॉल्विंग बहुत अच्छे से करनी है, MCQ आपको PYQ से मिल सकते हैं, और मॉक टेस्ट देना है दिसंबर से। सिलेबस को जितना जल्दी हो सके वाइंड अप करने की कोशिश करो, सिलेक्टिव अप्रोच रखो, तब जाके कहीं आपका IIT एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन होने का चांसेस है। सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी
नेसेसरी या कंपलसरी कि आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो। आप कोई 1-2 चैप्टर आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप छोड़ दो। आपको लग रहा है क्वांटम नहीं हो रही है, क्वांटम छोड़ दो, क्वांटम की जगह कुछ और अच्छा इनऑर्गेनिक का प्रिपेयर करके चले जाओ। आपको लग रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत टफ जा रहा है मुझे, तो पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री छोड़ने की जगह आपको जो पार्ट टफ लग रहा है आप उसको छोड़ दो बस। एटलीस्ट आईयूपैक करके चले जाओ, CFT VBT करके चले जाओ। सर आइसोमेरिज्म मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं आइसोमेरिज्म नहीं करूंगा, आप छोड़ दो आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप अगर सिलेक्टिव अप्रोच रखोगे, रिवीजन करते जाओगे, MCQ सॉल्व करोगे और मॉक टेस्ट दोगे, ये 4 ही मेन पिलर हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। रिवीजन करना, सिलेक्टिव अप्रोच रखना, मॉक टेस्ट देना और MCQ सॉल्व करना। अगर ये 4 पिलर्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको कोई भी एक अच्छी IIT में जाने से नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाया। ऐसे अगर कुछ और डाउट्स हैं आपके पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। केमिस्ट्री एंड टूल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो। अनअकैडमी के ऐप पे आके मेरे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं कई बार मंथ में एक लेक्चर ऐसा रखता हूँ जहाँ पे आस्क मी एनीथिंग करके मेरे सेशंस होते हैं। जैसे इस महीने सितंबर के महीने में मेरा आस्क मी एनीथिंग का जो सेशन होगा वो 12 सितंबर को होगा, जहाँ पे आप आके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।